जय भीम का मतलब लिबर्टी, जय भीम का मतलब इक्वालिटी, जय भीम का मतलब फर्टर्निटी, जय भीम का मतलब रिपब्लिक, जय भीम का मतलब डेमोक्रेसी, जय भीम का मतलब राइट्स। हर तरह के, डॉक्टर विवेक कुमार सर कहते हैं कि हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने का नाम ही जय भीम है। तो जय भीम, चूंकि जय भीम जितना बोला जाएगा उतना ही ब्राह्मणवाद के जो जो अधिकार है, जो ब्राह्मणवाद, जिसको हम कहते हैं कि ब्राह्मण तंत्र कह लीजिए या ब्राह्मणवाद के तरीका कह लीजिए, जो अघोषित रूप में लाभ लेते हैं, उनके लाभ पे सबसे बड़ा कुठाराघात है। इसलिए जय भीम के नाम पे वो चिढ़ते हैं और उसको क्रिमिनल कहने की कोशिश करें। बहुत सारे से बीजेपी के नेता इस तरह की बात करते हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नेता है भाजपा के, उन्होंने एक बयान दिया है कि जय भीम जो बोलने वाले लोग हैं वो क्रिमिनल हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जय भीम अगर बोलने वाले क्रिमिनल, तो सबसे बड़ा क्रिमिनल तो आपके अमित शाह हो गए, मोदी साहब हो गए। वो तो जितने बीजेपी के नेता आजकल तो जय भीम बोलते चल रहे हैं। बिना जय भीम बोले तो काम ही नहीं चलता है। और केवल जय भीम बोलते नहीं है, जय भीम सप्ताह मनाते हैं, समरसता खिचड़ी मनाते हैं। तो सबसे बड़े क्रिमिनल तो वो जो बीजेपी के नेता हैं वो हो गए। आरएसएस के लोग भी अब जय भीम बोलने लगे हैं। आरएसएस के चाहे मोहन भागवत हो चाहे कोई भी हो, जय भीम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो क्रिमिनल हो गए। तो क्रिमिनल की सजा क्या होती है? तो आप सबसे पहले जो क्रिमिनल की सजा है उसको जेल में डाल दीजिए। तो क्या सबसे पहले मोदी, अमित शाह और ये सब जेल में जाएंगे जय भीम बोलने के लिए? एक तो बात ये है। दूसरी बात, जो इनकी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता, आपने बताया, इनकी मानसिकता आप देखिए कि जय भीम बोलने से इनको चिढ़ मच रही है और जय श्री राम बोलने से चिढ़ नहीं मच रही है। बचपन से सारे लोग जय जय श्री राम बोलते हैं, तमाम लोग, कोई राधा स्वामी बोल रहा है, तमाम संबोधन के अपने अपने तरीके हैं। कभी धार्मिक स्तर पे लोग संबोधन करते हैं, कभी नॉन धार्मिक स्तर पे संबोधन करते हैं। तो ये संबोधन का तरीका है। रही बात जय भीम बोलने का, तो जय भीम से इनको क्यों डर लगता है? जय भीम से इनको ये डर लगता है कि संविधान बनने के बाद पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश में, जिससे मलाई मारते थे ना जातिवाद के आधार पे, उस मलाई मारने वाले व्यवस्था को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समाप्त कर दिया। अब एक मलाई मारना कि इनको अघोषित जो आज तक रिजर्वेशन मिलता आया, जो 1900 आजादी के बाद तक जो रिजर्वेशन मिलता आया, अघोषित आरक्षण, जिसको ब्राह्मण तंत्र कह सकते हैं, कि मंदिरों में ब्राह्मणों का राज होना, आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेजों में राज होना। आप एक आंकड़े उठा के देखिए आजादी के बाद कि इस देश के, मैं दुर्भाग्य का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सरकार होना चाहिए, उस आधार पे अगर देखें तो देश के प्रधानमंत्री किस जाति के हैं आपको पता चलेगा। ज्यादातर जो प्रधानमंत्री वो ब्राह्मण जाति के हैं। आप आपके सामने ओबीसी से चौधरी चरण सिंह के बारे में आप कह सकते हो, वो भी कुछ नॉमिनल समय के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में, 1992 में भारत रत्न मिलता है। तो जय भीम से इसलिए चिढ़ है क्योंकि जय भीम आज के डेट में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संबोधित करने वाला कोई शब्द है तो वो जय भीम है। हमको सबको पता है कि कभी कांग्रेस भी जय भीम बोलने से परहेज करती थी, बीजेपी तो करती ही थी, समाजवादी पार्टी भी कभी जय भीम नहीं बोला करते थे। लेकिन इस बार पार्लियामेंट में आपने देखा कि सब लोग जय भीम बोल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, सब लोगों ने, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों ने जो बहुजन क्रांति का प्रतीक ब्लू साड़ी है वो भी पहन करके आपके सामने आए। कम्युनिस्टों ने तो एक नाम ही गढ़ दिया, उन्होंने कहा कि जय भीम कॉमरेड कह दिया। अब देखिए जय भीम कॉमरेड पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है और उनको मजबूर, कभी CPI-ML नामक जो कट्टर पार्टी थी, ये कभी ये संविधान का विरोध किया करते थे। जो रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टियां हैं भारत की, एक स्टार्टिंग दौर पे ये संविधान का विरोध करते थे। आज वही रेडिकल पार्टियां बदल करके अब जय भीम बोलना शुरू कर दिए। हमारे साथी तो जय भीम कॉमरेड कहते ही थे, कहते ही है। यहाँ तक कि कभी यादव समाज में या ओबीसी समाज में जय भीम बोलने का प्रचलन नहीं था,
लेकिन जय भीम आपने देखा कि अब जय भीम जय मंडल की बात होने लगी। हमारे कई साथी जय भीम जय मंडल की बात करते हैं। इतना ही नहीं, सीए एनआरसी में कभी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा गया था, लेकिन मैं सीए एनआरसी में खुद इसका साक्षात गवाह हूँ। दिल्ली के जो जामिया मिलिया में जो सीएनआरसी के मुद्दे पे जो आंदोलन चलता था, मैं उसमें खुद पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पे जय भीम का जो मुसलमान थे अपने पीठ पे अपने आगे जय भीम लिख के चला करते थे। इलाहाबाद में यहाँ पे जो आंदोलन चला सीएनआरसी में, वहाँ भी जय भीम बोला गया। तो जय भीम इनको लगता है कि एक प्रतीक का है। कुछ गाने ऐसे हैं जय भीम के बारे में कि जय भीम का क्या नाम प्रतीक है। महाराष्ट्र के गायक हैं जिन्होंने कहा था कि जय भीम का मतलब लिबर्टी, जय भीम का मतलब इक्वालिटी, जय भीम का मतलब फर्टर्निटी, जय भीम का मतलब रिपब्लिक, जय भीम का मतलब डेमोक्रेसी, जय भीम का मतलब राइट्स। हर तरह के, डॉक्टर विवेक कुमार सर कहते हैं कि हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने का नाम ही जय भीम है। तो जय भीम, चूंकि जय भीम जितना बोला जाएगा उतना ही ब्राह्मणवाद के जो अधिकार है, जो ब्राह्मणवाद जिसको हम कहते हैं कि ब्राह्मण तंत्र कह लीजिए या ब्राह्मणवाद के तरीका कह लीजिए, जो वो अघोषित रूप में लाभ लेते हैं, उनके लाभ पे सबसे बड़ा कुठाराघात है। इसलिए जय भीम के नाम पे वो चिढ़ते हैं और उसको क्रिमिनल कहने की कोशिश करें। बहुत सारे से बीजेपी के नेता इस तरह की बात करते हैं, बहुत से तमाम दूसरे अपर कास्ट के। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अपर कास्ट का, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, अपर कास्ट चाहे कम्युनिस्ट हो, अपर कास्ट का व्यक्ति बीएसपी में काहे नहीं हो, अपर कास्ट का व्यक्ति समाजवादी पार्टी में क्यों ना, उनका एक अपना इंटरेस्ट है। विशेषकर ब्राह्मण, हर पार्टी में रहने वाले ब्राह्मण का अपना इंटरेस्ट है और वो एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ब्राह्मण थे और कांग्रेस के ब्राह्मण, बीजेपी के ब्राह्मण एक साथ मिल गए और कहने लगे कि इस ब्राह्मण वाइस चांसलर को हमको बचाना है। तो ये इस तरह की बात चलने लगी। तो जहां जहां पे इस तरह की बात आती है, वो ब्राह्मण, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर भारत में किसी जाति को है जय भीम से, वो ब्राह्मण समुदाय को है। मैं जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण समुदाय को जय भीम से तकलीफ क्यों है? क्यों नहीं ठाकुर को है, क्यों नहीं बनिया को है, क्यों नहीं शूद्र को है? जय भीम से ज्यादा ब्राह्मण को कितनी तकलीफ है? मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ब्राह्मण समुदाय, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने किताब में कहा था कि अगर इंटेलेक्चुअल क्लास ठीक नहीं रहेगा तो वो समाज को दिशा नहीं देगा। और भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में ब्राह्मण है, पुरोहित है। तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास भारत को हमेशा से बरगलाया है, अंधविश्वास के जाल में भेजा, अंधविश्वास के जकड़ों में बांध कर रखा, ये आज भी बांध कर रखा। आपके सामने अनुराग ने कहा कि हनुमान जी सबसे पहले स्पेस में कौन गया था, तो हनुमान जी गए थे। इस तरह की बात करते हैं। आपके सामने जितने जो कथावाचक है वो इस तरह की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ज्यादातर ब्राह्मण कथावाचक, जितने शंकराचार्य हैं वो किस जाति के हैं? सारे शंकराचार्य ब्राह्मण जाति के, क्यों नहीं दूसरी जाति के ब्राह्मण हो पा रहे हैं? आरएसएस के जितने चीफ हैं, ज्यादातर चीफ ब्राह्मण समुदाय से हैं। बीजेपी के जितने तरह के चीफ हैं उसमें ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के हैं। खुशवंत सिंह के अनुसार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्यादातर ब्राह्मण हैं। यह बात क्यों नहीं भारत की जनता को समझ में आता है? और मैं कहूंगा कि इनके खिलाफ, जो भारत की जो प्रिविलेज क्लास है, इसके खिलाफ भारत में बिल पास होना चाहिए ताकि इनके प्रिविलेज को हम कर्टल कर सके, ताकि इनको जो आज़ादी मिली है या जो हमारे इनकम टैक्स के पैसा से इनको जो ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है, उस ऐशो आराम की जिंदगी से कटन करना चाहिए। अभी मोदी योगी साहब ने ये घोषणा किया है कि मंदिरों के पुजारियों को 90,000 करीब सैलरी मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि 90,000 सैलरी आप क्यों देना चाहते हैं? पहला सवाल कि अगर आप पुजारियों को देना चाहते हैं तो जो बौद्धिस्ट के जो पुजारी हैं उनको क्यों नहीं देंगे? जैन को क्यों नहीं देंगे? मुसलमान जो काजी हैं उनको क्यों नहीं देंगे? पहला तो यही सवाल उठता है। लेकिन मैं हर तरह के धार्मिक क्रियाकलाप को मानता हूं कि गलत है, हर तरह के धर्मों पर प्रतिबंध की बात करता हूं। तो लेकिन ये जो सवाल है कि आप किसके पैसा देंगे, किसके पैसे के आधार पे आप सबको सैलरी दे रहे हैं? ये हमारे इनकम टैक्स के पैसे से आप सैलरी दे रहे हैं। भारत के हर चीज पे, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े चीज पे टैक्स लगता है। दुखद बात है कि इसी टैक्स के आधार पे, इसी प्रिविलेज के आधार पे फ्रांस में क्रांति हो गई, लेकिन भारत में आज भी टैक्स के आधार पे जीएसटी को लेकर के तमाम तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन इस पे आज तक क्रांति नहीं हो पाई। आप देखिए कि जो किताबें विद्यार्थियों को 100 रुपए में भी नहीं मिलने चाहिए, 50 रुपए मिलने चाहिए, 10 रुपए मिलना चाहिए, उन किताबों के दाम, सिंपल किताबों के दाम 1400, 1500, 1000, 5000। आप बताइए कहाँ से पैसा देगा?
यूनिवर्सिटीज का हॉस्टल्स का जो फीस स्ट्रक्चर है 40,000, 50,000, 20,000, 30,000 कहाँ से एक छात्र देगा। ये जो इनके जो IAS PCS इनकी गाड़ियों का जो खर्चा है, एक साथ 10 गाड़ी लेकर चलेंगे, इन पे कौन सा खतरा मंडरा रहा है कि 10 गाड़ियों को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री के एक खर्चे पे इतना ज्यादा खर्चा क्यों किया जाता है। SPG की सुरक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि इनका हमेशा 24 घंटा पे करोड़ों रुपया खर्चा होगा। ये खर्चा कौन दे रहा है। ये यहाँ की आम जनता जो अपने पैसा कमाती है उसके इनकम टैक्स के पैसे से इनको मिलता है। तो ये इस तरह की बात बहस ना हो करके हम दूसरी तरह की बहस करना शुरू करें, जो कि दुखद है। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि भारत जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम में एक ब्राह्मण तंत्र है और यूं कह लें कि ये ब्राह्मण क्रेसी चल रहा है और इस क्रेसी को जितना जल्दी समाप्त कर सके तभी जाकर के भारत के संविधान की जो लिबर्टी इक्वालिटी है उसको हम लागू कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है।